उन्होंने सबके सामने में थोड़ा डर गया था अभी 5 है, अगर नहीं दिए जवाब तो यार बोलेंगे कि क्या ये है नहीं रैंकर वगैरह। दैट 5-4 के मैंने ऐसे जवाब दिए उनको कि वो ही वाज सेकंड, ही वाज मतलब शॉक। तो कौन सी चीजों पर सवाल थे रिलेटेड टू टैक्सेशन? तो तेरे को तेरे टीचर ने लीज अच्छा पढ़ाया मतलब? ऑफ कोर्स है। अच्छा उसके बिना कैसे पॉसिबल था? ओके तो किससे पढ़ा तूने? वो अभी पता ही है सबको पता ही है। हाय एवरीवन, क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट सीरीज मैं स्पेशली अपने सभी सीए स्टूडेंट्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो आगे ये सीरीज कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ये क्योंकि मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। और हाँ, इस फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने इन्वाइट किया है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, आयुष जाजू। वेलकम। थैंक यू सर। एंड अगर मैं आयुष के बारे में बताऊं तो ही इज अ ऑल इंडिया रैंकर AIR 17 इन CA इंटरमीडिएट May 24। कमेंडेबल यार, कैसे आई? आ गया सर अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम आयुष से जानेंगे उनकी पूरी CA जर्नी, कैसे उन्होंने अभी तक CA इंटरमीडिएट में कैसे AIR अचीव किया, क्या हर्डल्स आए, और साथ ही साथ आर्टिकलशिप जो ये EY में कर रहे हैं, इनकी आर्टिकलशिप का क्या एक्सपीरियंस है, आर्टिकलशिप बिग 4 में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे इनसाइट्स हम इसमें बात करेंगे। बने रहिएगा। सो आयुष, सबसे पहले शुरू करते हैं तुम्हारी फैमिली से, थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। कौन कौन है फैमिली में? सर फैमिली में बड़ा भाई है एक जो लॉयर है, देन मॉम डैड है, दोनों फार्मासिस्ट है, एंड दादा दादी है। तो कोई CA बैकग्राउंड वगैरह? CA बैकग्राउंड तो नहीं है, लाइक कजिन्स है, बट ऐसा फैमिली में रियल में कोई नहीं है अभी तक CA। कोई रियल में नहीं? आई एम द फर्स्ट CA ऑफ द फैमिली। क्या यार, मतलब मैंने तो ऐसा सुना है कि सर मैंने CA इसीलिए किया क्योंकि मेरे घर में CA हैं, मेरे पापा मम्मी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे पापा ने मुझे बोला CA करना है बेटा, मैं CA नहीं बन पाया तो तू CA बनेगा। मतलब यार ऐसे बैकग्राउंड से जहां आपके फैमिली में एज सच कोई दूर वाले CA होंगे पर पास वाले CA नहीं है, तो मतलब कैसे मोटिवेट किया अपने आप को CA करने में? तो सर बेसिकली कॉमर्स से शुरू किया था 11th-12th में, एंड कॉमर्स में हर बार मैंने सुना था कि यार CA वालों को ये रिस्पेक्ट मिलता है, CA की साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हर बार सब लोग बोलते थे। तो यार पहले से ही सोचा था कि यार जो फील्ड में जाएंगे ना वो फील्ड का एकदम टॉप वाला कोर्स करेंगे। तो बच्चों से मैंने सब मेरे सीनियर से सबसे सुना हुआ था कि CA कोर्स है जो असली तुमको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, उसमें बहुत सीखने मिलेगा। अच्छा, हर एक फील्ड का तुमको नॉलेज मिल जाएगा, लॉ हो जाए, बिजनेस हो जाए, टैक्सेशन हो जाए। तो एंड पहले से नंबर्स में तो था ही इंटरेस्ट, तो बोला कि यार CA ही कर ले, तो थोड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा, एडवेंचरस भी रहेगा, एंड मजा भी आएगा करने में। सो करना है तो टॉप का करना है, टॉप वाला कोर्स करना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कोई इंस्टेंस जहां अभी तुमने रिस्पेक्ट की बात की, तो कभी ऐसा कुछ हुआ हो आर्टिकलशिप में, क्लाइंट प्लेस पे हो तुम और तुम्हें ऐसी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई हो? रिस्पेक्ट वाली सर एक फीलिंग था, लाइक हम लोग बैठे थे 6 जन, ठीक है, तो अभी उनको पता था कि रैंकर है CA का वगैरह वगैरह। तो एक असिस्टेंट मैनेजर था फर्म का, तो ही सेड कि चल तू बड़ा रैंकर है ना, देखो हम लोग सवाल पूछते हैं कि जो केस स्टडीज अभी चालू है, केस जो चालू है अपने क्लाइंट पे, तो उन्होंने सबके सामने में थोड़ा डर गया था अभी 5 है, अगर नहीं दिए जवाब तो यार बोलेंगे कि क्या ये है नहीं रैंकर वगैरह। तो ही स्टार्टेड विद 5 क्वेश्चंस। तो उसमें उन्होंने एकदम टॉप वाले उनके केस पूछे सब कि ये केस हुए अपने क्लाइंट में, भी बोल क्या रहेगा। तो आउट ऑफ दैट 5-4 के मैंने ऐसे जवाब दिए उनको कि ही वाज सेकंड, ही वाज मतलब शॉक कि भाई तेरे को है मतलब असल नॉलेज। अच्छा। तो इवन वो बहुत खुश हो गए थे, वो बोले हाँ बाबा तेरा रैंक, यू क्या बात कर रहा है, प्रूफ योर रैंक, यू डिजर्व टू बी अ रैंकर। तो वो बहुत अच्छी खुशी थी मेरे को कि यार ठीक है बाबा अपन ने कुछ तो प्रूफ किया है यहाँ पे आके। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो कौन सी चीजों पर सवाल थे रिलेटेड टू टैक्सेशन? नहीं ऑडिट, मेरा अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड कि वो एक केस ये था, क्लाइंट था जिसका थोड़ा लीज के रिलेटेड एक था इशू। तो उन्होंने पूछा कि ये उसने लीज लेना चाहिए कि नहीं, तो मैंने उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था, उनको बोला था कि ये होना चाहिए। तो तेरे को तेरे टीचर ने लीज अच्छा पढ़ाया मतलब? ऑफ कोर्स है। अच्छा उसके बिना कैसे पॉसिबल था? ओके तो किससे पढ़ा तूने? वो अभी पता ही है सबको पता ही है। राइट। सो आयुष, कैसे CA जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब राइट फ्रॉम योर, बिकॉज यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो 11th-12th में तुमने बोला कि CA सुना था तो करना है, तो टॉप का कोर्स करना है। सो टेल मी अबाउट योर फाउंडेशन जर्नी पहले तो, कि किस तरीके से फाउंडेशन किया, क्या किया, कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया फाउंडेशन को? तो सर 11th के एग्जाम्स खत्म हो गए, एंड फिर मई में ही तुरंत फाउंडेशन के लेक्चर शुरू हो गए थे। तो जून में कॉलेज शुरू होते हैं 12th के, एंड हमारे वक्त ऐसा था कि 12th एंड जो फाउंडेशन रहता है वो साइमल्टेनियसली करते हो, एंड 12th होती है लेकिन 2 महीने के बाद फाउंडेशन रहता है। तो 12th क्लासेस शुरू हुए, फाउंडेशन के क्लासेस शुरू हुए, एंड साथ बाय साथ कॉलेज भी चालू था। अच्छा। तो कॉलेज भी जाना रहता था, सुबह क्लासेस भी करने रहते थे। तो फाउंडेशन तो एकदम चिल था, मतलब मस्त गया, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय किया हमने, जो एक ही साल रहता है हमको। CA स्टूडेंट्स को कॉलेज की लाइफ रहती नहीं थी, 11th-12th थी, तो वो तो पहले से था दिमाग में कि बाबा एक ही साल है कॉलेज का, तो एंजॉय कर लेंगे। एंड प्लस साथ बाय साथ फाउंडेशन चालू ही था, तो फाउंडेशन क्लासेस 12th खत्म हुए, फाउंडेशन के क्लासेस खत्म हो गए, एंड फिर 2 महीने तो पहले अटेम्प्ट था फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद इंटर ग्रेजुअली शुरू हो गया। फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे?
फाउंडेशन में 313 313 300 प्लस थे। राइट। एंड 11-12 का एकेडमिक्स क्या था? 11-12 अच्छा था 1994। 1994 मतलब 1994 फाउंडेशन मतलब 300 प्लस, तो मतलब फिर तो रैंक तो एक्सपेक्टेड होगा। इंटर का रैंक एक्सपेक्टेड 11-12 अलग रहता है, जो सुना रहता है इंटर का वो पहले से डर रहता है कि इंटरमीडिएट ऐसा माना जाता है कि सबसे टफ रहता है सीए कोर्स में। इंटर का जर्नी अगर इंटर निकल गए तो आगे थोड़ा इजी हो जाता है, बट इंटर में ऐसा रैंक वगैरह तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। पेपर हो गए थे तो पेपर के बाद इतना तो एक था अश्योरेंस कि पास हो जाएंगे, बट रैंक वगैरह इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। नहीं किया था? झूठ बोल रहा है? नहीं सच, genuinely, जो है वो है। ओके, सो रैंक एक्सपेक्ट सीए में किया नहीं था, बट तैयारी उस हिसाब से थी। तैयारी तो थी, पढ़ाई तो पूरी की थी। ओके ओके, सो अगर सीए इंटर की बात करें, आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जब फाउंडेशन हम पास करते हैं, कोई स्टूडेंट पास करता है, अब मेरे को टीचिंग में जितना एक्सपीरियंस 10-12 साल का हो चुका है उस हिसाब से मेरे को दिखता है कि जब सीए फाउंडेशन बच्चा पास कर लेता है तो इंटर के लिए एक अलग सिंसियरनेस होता है बच्चे का, उतना सिंसियरनेस फाउंडेशन में नहीं होता। बट वंस ही पास सीए फाउंडेशन तो सिंसियरिटी तो होता है, बट एट द सेम टाइम मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन हु स्ट्रगल इन फाइंडिंग देयर राइट मेंटोर, राइट कोचिंग क्लासेस। बहुत सारे मन में उनके सवाल होते हैं। सो व्हाट आर दोस 3 की पॉइंट्स जो एक सीए फाउंडेशन पास स्टूडेंट या सीए इंटर में जो बच्चा जा रहा है उसको ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए टू सिलेक्ट हिज राइट मेंटोर और राइट कोचिंग अकेडमी? क्या ऐसे 3 पॉइंट? सर आपने करेक्ट बोला, लाइक मैंने भी सेम इशू फेस किया था, क्योंकि जब भी फाउंडेशन का रिजल्ट आता है उसके 1 वीक बाद ही क्लासेस शुरू हो जाता है, एंड वो 1 वीक का ही टाइम मिलता है आपको मेंटोर डिसाइड करने का। बट कैसा है ना, जितने भी क्लासेस है वो लोग आपको एक पहले 10-15 दिन का डेमो का ये देता है अपॉर्चुनिटी कि आप जाओ क्लासेस देखो, सर के साथ अगर कनेक्ट होता रहेगा। तो 3 पॉइंट जो मैंने दिमाग में रखे थे क्लासेस डिसाइड करते वक्त, द फर्स्ट वॉज कि एक कनेक्ट बैठना चाहिए सर के साथ। ठीक है, वो पढ़ा तो लेंगे बट आपको अगर एक कनेक्ट बैठ रहा है, एक वाइब मैच होती है, आजकल वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि वाइब मैच होना चाहिए, कनेक्ट बैठना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आईसीआई के मटेरियल तो रहता ही है, बट जो फैकल्टी से आप ले रहे हो बुक्स, उसका बुक्स एकदम एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए, उसको क्रिस्प रहना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा रहना चाहिए एंड कमी भी नहीं रहना चाहिए, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए ज्यादा और बहुत ज्यादा वेग भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो एक मेरा सेकंड क्राइटेरिया था कि अगर स्टडी मटेरियल थोड़ा अच्छा रहे तो किसका स्टडी मटेरियल अच्छा है उसके हिसाब से देखूंगा मैं। एंड द थर्ड थिंग वाज कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो यार हर एक फैकल्टी देता ही है, नो डाउट, क्योंकि वो बैठा है अगर सीए पढ़ाने तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा ही, और उसके साथ साथ ही है ना कि सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास में वो करा के कितना लेता है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी का जो टाइम रहता है वो कम मिलता है कंपैरेटिवली, तो वो हिसाब से आपकी जितनी क्लास में प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, तो ये सब इसमें आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपको, नो डाउट, बट जब तक सॉल्विंग नहीं करोगे वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा नहीं, एंड प्लस वो पेपर में आपको लिखते नहीं आएगा। तो एक थर्ड क्राइटेरिया था कि ऐसी फैकल्टी देखो जो कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं प्लस क्लासेस में करके ले रहा है प्रैक्टिस। तो वो एक 3 क्राइटेरिया मैंने रखे थे, एक बुक्स, एक कनेक्ट बैठना चाहिए एंड एक प्रैक्टिस लेना चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस। तो उस हिसाब से तुमने अपनी फैकल्टी चूज की, राइट? तो ओके, सो एडवांस अकाउंट्स को लेकर भी तुम्हारे यही पॉइंट्स रहे थे? एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में कैसा है कि 3 है, एक तो एएस आता है, एक प्रॉपर सम्स आता है एंड थ्योरी भी आता है अकाउंट्स में। तो तीनों का ऐसी फैकल्टी देखो जहाँ प्रॉपर बुक्स मिल रहे हैं, एएस की एक प्रॉपर बुक, फिर वो जो चैप्टर्स रहता है उसका प्रॉपर बुक, एंड थ्योरी के लिए भी एक ऐसे छोटी बुक आनी चाहिए। तो ये मेरे को मेरे क्राइटेरिया मीट हो गए थे, तो वो हिसाब से ही मैंने फैकल्टीज देखी थी उसकी भी। ओके, मैं आप सबको बता दूं, आयुष के एडवांस अकाउंट्स में 92 मार्क्स आए थे, एंड व्हेन ऑन द रिजल्ट डे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, रिजल्ट डे पर आयुष कॉल्ड मी, एंड मेरे पास आयुष का नंबर सेव नहीं था, सो ही जस्ट कॉल्ड मी और उसने बोला सर आयुष बोल रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल ही रेंडमली मुझे उसका फेस याद नहीं आया कि भाई कौन सा वाला आयुष, कौन आयुष। सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड सर पास हो गया, AIR 17 आ गया। मैंने बोला ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष वगैरह ऐसे से, पर मुझे इसका फेस अभी तक याद नहीं था। देन अगेन मैंने उसको बोला कि भाई तू मार्कशीट भेज, उसने मुझे अपने एडवांस अकाउंट्स के शायद मार्क्स नहीं बताए थे, तो जब उसने मार्कशीट भेजी तो आई फाउंड कि उसके 92 मार्क्स है। तब मुझे जो प्राउड फील हुआ कि चलो, होता है ना कि यार आप जिसको पढ़ा रहे हो और आपका स्टूडेंट, मतलब आपने अगर उतने मार्क्स अभी अपनी लाइफ में अचीव नहीं किए और आपका स्टूडेंट अगर वो मार्क्स लेके आ रहा है, सो ये एक कमेंडेबल फीलिंग होता है आपकी लाइफ में। तो वो दिन शायद आयुष के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा दिन गया होगा, बट मेरे लिए पर्सनली उतना ही अच्छा मेरे लिए भी गया, क्योंकि आयुष के 92 मार्क्स सुनकर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे 92 मार्क्स आए, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एनीवेज आयुष, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयुष, सीए इंटर की जो तुम्हारी जर्नी रही,
आई थिंक शायद 9 महीने तुम्हें 9 मिले होंगे महीने, पूरे क्लासेस एज वेल एज सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये 9 महीने की जर्नी को थोड़ा सा यार बताओ, एक्सप्लेन करो, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनको ये समझ आए कि 9 महीने में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। ओके सर, तो सीए इंटर की जर्नी शुरू होती है अगस्त में एंड अपना अटेम्प्ट रहता है मई में। तो अगस्त में ग्रुप 1 के क्लासेस शुरू हो गए थे। तो क्लासेस का वो पीरियड रहता है 3 महीने, 3 से 4 महीने ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 का ग्रुप 1 के 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने एंड 2 से 3 महीने ग्रुप 2 के लिए। ठीक है। तो ग्रुप 1 के क्लासेस 10 घंटे रहते थे दिन में, सुबह से शाम। एंड फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंपैरेटिवली 2 घंटे इफेक्टिवली मिलता है। अगर आप 3 घंटे बैठे तो 2 घंटे सेल्फ स्टडी हो जाता है आपका। तो मेरे क्लासेस होते थे, मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पढ़ते थे साथ में? पढ़ते थे, यस यस यस। हाँ? ग्रुप 1 होता था एंड फिर घर पे आके आधा 1 घंटा ब्रेक लिया, फैमिली के साथ बैठा है। फिर मैं 1 से 1.5 घंटा मेरा था एक एम कि दिन में होना चाहिए इतना सेल्फ स्टडी। एटलीस्ट वो जो हुआ है क्लास में वो घर के आगे अपन कर लेंगे, प्लस होमवर्क रहता था ग्रुप इसका क्लासेस का। तो ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हुए नवंबर एंड में। दिसंबर में ग्रुप 2 के क्लासेस शुरू हो गए, जो एंड हुए फेब के फर्स्ट वीक में। ओके। तो फिर थोड़ा बैकलॉग था, बीकॉम के एग्जाम्स वगैरह रहते थे साथ में, तो उसके एआईआर का भी बैकलॉग होता है? क्लासेस का हो ही जाता है सर बीकॉम के साथ साथ, पर ज्यादा नहीं होगा ना? ज्यादा नहीं, मैंने एक हफ्ता एक हफ्ते की 1-2 लेक्चर्स थे, तो वो किए मैंने एक सब्जेक्ट का, मतलब तो वो मैंने क्लासेस खत्म होने के बाद जो बैकलॉग था ना वो ग्रुप 1 के मैंने रहने दिया एज इट इज, ग्रुप 2 के क्लासेस साथ साथ खत्म कर दिए। एंड फिर जब भी सेल्फ स्टडी का पीरियड था तभी 1 वीक का मैंने क्लासेस खत्म कर दिए जो बैकलॉग थे। एंड फिर मैंने फेब के 2nd वीक में सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया था। तो सेल्फ स्टडी का आपको मैंने एक एम रखा था कि 10 मार्च तक दूंगा, एंड उसके बाद मेरे को 10 अप्रैल तक रखूंगा मैं सेल्फ स्टडी। एंड उसके बाद मेरे को सीए टेस्ट सीरीज देना है, कि एक तो भी टेस्ट सीरीज देना ही कंपलसरी, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तब तक आपको कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको समझेगा ही नहीं कि अपना पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो मेरे को लगता है कि सेल्फ स्टडी टेस्ट सीरीज वो एक इंपॉर्टेंट था देना। तो मैंने वो अकॉर्डिंगली मेरा सेल्फ स्टडी भी प्लान किया था। तो फेब 2nd वीक से 10 अप्रैल तक उसमें मैंने पूरी सेल्फ स्टडी खत्म कर दी। एंड फिर 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक मैंने सेल्फ ये किया, सीए टेस्ट सीरीज दिया। तो वो टेस्ट सीरीज देने के बाद एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार अभी अपन प्रिपेयर्ड है एग्जाम्स के लिए, अभी जा सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी थी, एंड जर्नी के साथ साथ बाकी की भी मस्तियां तो शुरू ही थी दोस्तों के साथ। तो एक अच्छी जर्नी हुई वो। तो जो तुम्हारा एआईआर आया 17, उसमें टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? मेरे को लगता है सर टेस्ट सीरीज को मैं एकदम टॉप रखूंगा उसमें, जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आपको जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ मेरे पेपर हो रहे, वो एक आपको प्रेशर का सिचुएशन आना चाहिए कि ये यार प्रेशर रहने वाला है अपने पर, तो उसका एक अपने को एक्सपीरियंस चाहिए पहले से। तो वो शायद एक्सपीरियंस आपको टेस्ट सीरीज देता है। तो मेरे को लगता है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, बट जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पेपर्स का। ओके। तो वो मैंने टेस्ट सीरीज का पहले अकॉर्डिंगली प्लान करके ही रखा था कि ये पीरियड मेरे को टेस्ट सीरीज को देना है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने मेरी सेल्फ स्टडी प्लान की। सो टेस्ट सीरीज प्लेज अ बिग रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। तो अभी तुमने जो पूरी जर्नी बताई उसमें मेरे को एक सवाल ऐसे रैंडमली याद आ रहा है कि कुछ लोगों में मिथ है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सीए की लाइफ तो झंड होती है, सीए स्टूडेंट की लाइफ तो झंड होती है, नो एंजॉयमेंट, नो सोशल लाइफ। नहीं, वो गलत है सर। लाइक मैं तो एक फेस टू फेस स्टूडेंट था। हाँ, तो मैंने फेस टू फेस स्टूडेंट था। ठीक है। मतलब बहुत सारे सारे क्लासेस फेस टू फेस सारे, ग्रुप 1 से लेके लास्ट सब्जेक्ट तक एकदम। तो हमने इतनी मस्तियां की है, लाइक यू वोंट बिलीव, जब मेरा रैंक आया तो बच्चे शौक थे, भाई तेरा रैंक कैसे क्या आ गया? नहीं सच्ची लेजिट लिटरली, क्योंकि मैं क्लास में मतलब वो बोलते हैं ना एक मस्तीखोर रहता है, बैक बेंचर, प्रॉपर बैक बेंचर वाला लड़का था मैं। पीछे बैठते थे, हमारा ग्रुप पूरा फिक्स था। बट आई फील वेरी प्राउड टू से कि पूरा ग्रुप साथ में निकल गए हम लोग। हमने मस्तियां भी इतनी की, सब सर के साथ कनेक्ट इतना बढ़ गया था, मस्तियां करते थे, थोड़ी घूमते फिरते थे। पुणे का एक स्पॉट नहीं रहेगा जहाँ हम लोग गए नहीं सीए के जर्नी में। संडे टू संडे हम लोग जाते थे, खेलते थे। तो वो एक ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोशल लाइफ रहती नहीं। हमने जितनी सोशल लाइफ जितनी की एंजॉय, इतनी शायद किसी और कोर्स के भी नहीं करते रहेंगे, इतना हमने किया। मतलब एआईआर होने के बावजूद भी पूरी यू कैन से कि भाई कहीं कोई कमी नहीं पड़ी। मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था तेरा रैंक कैसे क्या आ गया, इतना भी मस्ती करके, इतना ये करके सब। तो तू अपने ग्रुप में वो वाला लड़का तो नहीं था जो ये बोलता था कि नहीं कर रहा, मैंने वो तो नहीं था सर, बिल्कुल वो तो नहीं कि मैंने सब पढ़ लिया है पर मैं सबके साथ और कुछ नहीं हुआ है, और सब पढ़ने के बाद मतलब चलो अपन घूम के आते हैं तब कि बाकी लोग ना पढ़े। नहीं, सब लोग कैसा डिसाइड था कि संडे शाम को जाना है, तो तब तक तुम पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, बट संडे शाम को ये बहाना नहीं चलेगा कि यार पढ़ाई है, ये वो है, संडे शाम को अपन जाएंगे बाहर। तो ये फिक्स था सबका। ओके। सो स्टडीज कैसे, ग्रुप स्टडीज और अकेले? अकेले ग्रुप स्टडीज में स्टडीज नहीं होते कुछ। ओके। सो ग्रेट, मतलब पूरा एंजॉयमेंट अच्छे से रहा, पूरा रहा। तो ये जो पूरी सीए जर्नी तुमने बताई, इंटर की जर्नी बताई, तो इस जर्नी में
कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, कोई कुछ? बेस्ट फ्रेंड सर, बेस्ट फ्रेंड्स थे, हाँ, गर्लफ्रेंड्स वगैरह तो नहीं कुछ। बेस्ट फ्रेंड तो यार देखो, मुझे लगता है इंडिया में ना बेस्ट फ्रेंड मतलब लड़की वाली बेस्ट फ्रेंड ना, हाँ लाइक वैसे लड़की वाली बेस्ट फ्रेंड ना। ध्यान से सुन ले, तेरे ये ना पॉडकास्ट ना तेरे दोस्त लोग सुन रहे नहीं होंगे, सर, वो तेरे पता ही को है सबको मारेंगे यार, मतलब पकड़ पता ही है के सबको। कि साले बेस्ट फ्रेंड तू किसी और को बना रहा है, हैं? पता है सबको। तो लड़कियां बेस्ट फ्रेंड होती हैं हाँ कि सबकी गर्लफ्रेंड होती है? बेस्ट फ्रेंड्स होता है सर, गर्लफ्रेंड इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग किस में सो अच्छा चलो ठीक है, मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, वो जो बेस्ट फ्रेंड है या थी उस 10 महीने में 9 महीने में उसके साथ कितना टाइम गुजारते थे तुम? सर एक्चुअली उसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहता है, मेरे को लगता है फ्रेंड्स का, सबके सभी, वो एक पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड का नहीं, फ्रेंड्स का, क्योंकि वही रहता है जो आपको मोटिवेट करता है। अंदर का डर दिख रहा है। बोल वही बोल। आपको रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं, हाँ। कर भाई पढ़ाई कर ले, मतलब वो लोग ठीक है, थोड़ा एक आपको जब भी फ्री टाइम रहता है, आपको चिल होना रहता है, तो वो लोग काम भी आते हैं, बट वो लोग आपको एक्चुअली फोकस रहना सिखाता है कि बाबा देखो ये करना है अचीव, तो ये कर लेते। हाँ। तो मेरे जो रैंक में उनका जो एक पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि मतलब कभी टेस्ट सीरीज के बाद उसका है? हाँ, आप कंसिडर कर सकते हो, राइट, कंसिडर अच्छा। कर सकते हो। फिर कभी बहुत ऐसा प्रेशराइज हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तो बस एक कॉल वो लोग दूर रहते हैं, एक कॉल कर ले वो आ जाएंगे, बाबू नहीं फ्रेंड वो लोग आ जाते हैं मिलने। हाँ। तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं वो लोग। ओके ओके, सो सेम सीए स्टूडेंट? नहीं, अलग अलग फील्ड कहते हैं वो। अलग फील्ड, मतलब तुम्हारा कहना है कि अगर के मैं दोस्त बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकता, मैं उसी पे आ रहा था Exactly. कि सीए अगर रैंक लाना है, अच्छे से पहली अटेम्प्ट में पास होना है और गर्लफ्रेंड सॉरी बेस्ट फ्रेंड बनानी है तो नॉन सीए बैकग्राउंड की बनाओ। हाँ, नॉन सीए बैकग्राउंड, सीए का बना है, फिर उसको अगर रहेगा फ्रस्ट्रेशन तो दोनों रोने लग जाएंगे, दोनों रोने लग जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सही है, सही है। सो अच्छा, लेट्स चेंज द टॉपिक एंड कम टू योर, कई बार ऐसा होता है एज अ सीए स्टूडेंट पूरी जर्नी में हमारी भले रैंक आ गई हो या ठीक है रैंक तो बाद में आई, बट ऐसे कोई मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट जब लगाओ कि यार नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, या नहीं यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, या यूँ कहें कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक है, तुम रैंकर कैटेगरी के हो, तो ये सब तुम्हें आया ही नहीं होगा कभी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक अभी सीए का वॉल्यूम इतना है स्टडीज का, तो आप कितना भी कोई भी रह लो, मतलब जो पहले से रैंकर रह चुका है या जो फिर पूरा नया है, उसको प्रेशर आता ही है। लाइक आई नो कि मैं इतने बार ऐसे पढ़ाई करते करते रोने लग गया हूँ कि यार बस अभी इसके और नहीं अपनी कैपेसिटी और करने की, बट फिर वापस से एक अपन सोचते हैं यार कि यार अब भी नहीं हुआ तो वापस 6 महीने और बढ़ जाएंगे, अभी फिलहाल अभी तो 3 महीने हो गए, बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि यार सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि अपन दोस्तों को देखते हैं वो लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर, एंड अपन पूरा जो सुबह से 6 बजे से शेड्यूल शुरू होता है और रात को 11-12 बजे तक दिन भर पढ़ा ही रहता है सेल्फ स्टडी के वक्त, तो वो थोड़ा प्रेशराइज हो ही जाता है, कोई भी रह जाओ, कितना भी अच्छी पढ़ाई क्यों ना हो आपकी। तो मेरे को लगता है हर एक, मतलब एक भी सीए स्टूडेंट रहेगा नहीं जिसको जिसने फेस नहीं किया हो। तो मैंने भी सेम फेस किया, मैं बहुत बार रोया हूँ, एट टाइम्स मैं सब कुछ छोड़ के मतलब सो गया, मतलब मैं कुछ नहीं किया था उस दिन, ऐसे भी टाइम्स आते हैं। तो ऐसे मोमेंट में तुम्हें कौन सी चीज मोटिवेट करती थी पढ़ने को? सर वही दिखता है कि यार 12-14 दिन के पेपर है, उसके अभी बस 2 महीने अपने को देने पूरे साल में, अगर ये 2 महीने दे दिए, आगे के 3 साल आर्टिकलशिप में और अच्छा सीखने को मिलेगा तुझको। एंड वो प्लस अगर पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यार वो जो सेलिब्रेशन रहता है, जो मम्मी पापा की खुशी रहती है, वो एक अलग रहेगी। एंड वही अगर अटेम्प्ट लग गया तो तू भी नाराज हो जाएगा, तेरे पीछे वाले सब फैमिली मेंबर्स, एंड प्लस वो अटेम्प्ट का एक गम सर अलग रहता है। तो वो शायद एक दिमाग में रखा था मैंने, एंड वापस से फिर खुद को मैं पुश बैक करता था। ओके, तो यही करना था कि भाई मैं अपने आप को पास देख रहा हूँ और उसके बाद जो मुझे एक रिस्पेक्ट मिलेगी, आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा, तो वो एक फोकस पॉइंट था। राइट, दैट वाज अ मोटिवेटिंग थिंग फॉर यू। करेक्ट। तो अच्छा, तुम्हारे बैकग्राउंड 11th क्लास से अगर बात करें, अकाउंट्स में क्या क्या मार्क्स रहे, मतलब पीछे का बैकग्राउंड क्या है? 11th में कितने मार्क्स? अकाउंट्स पहले से ऐसा एक टाइप ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट था। अकाउंट्स में मेरे को 11th में आई नो 90 मार्क्स थे, 12th में 99 थे, एंड या 12th में 99 मार्क्स है। और फाउंडेशन में इट वाज 87। फाउंडेशन में 87 आउट ऑफ 100। फाउंडेशन में 87, राइट। और तुम्हारा इंटरमीडिएट में 92, राइट। 99 तुम्हारे 12th में 90 तुम्हारे 11th में। तो भाई तुम्हारे लिए तो अकाउंट्स तो ऐसे होगा सर। जो 11th 12th का एंड जो फाउंडेशन का अकाउंट्स रहता है, एंड जो इंटरमीडिएट का रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि 11th 12th में अपन पढ़ते हैं बस फाइनल अकाउंट्स, ये मैच टैली कर दिया खत्म। ओके, बट जो इंटर का अकाउंट्स था वो देख के फट जाती है सर, एक कंसोलिडेशन आ जाता है, अमलगमेशन आ जाता है। बच्चों को डरा रहा है तू? नहीं, जो है लिटरली लाइक डर जाते हैं सब लोग। अकाउंट्स है मतलब इंटरमीडिएट का, तो थोड़ा अलग था, थोड़ा डर था कि यार पहले से अपन इतना अच्छा स्कोर किया है, इतना अच्छा सब समझा है, तो अभी इसमें भी समझेगा कि नहीं इंटरमीडिएट में। बट लाइक ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू,
कि जो कंसेप्ट आपने जो क्लैरिटी दी थी एंड जो आपने प्रैक्टिस करा के ली, तो इतना सा डर रहा नहीं, वो ग्रेजुअली कम हो गया था डर एंड अच्छा होके अभी मार्क्स आ गई। अच्छा, तो मतलब अलग रहता है, अलग थोड़ा रहता है डर लगता है बच्चों को। करेक्ट। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ एज अ नॉट टीचर, नहीं, कि मतलब वाकई में एडवांस अकाउंट्स को देखकर लगता है डर कि डर है थोड़ा वो एक लगता है, अलग क्योंकि रहता है। अलग है थोड़ा पोर्शन जो 11th-12th में अपन सीखे है, हाँ। जो थोड़ा इंटरमीडिएट का है वो थोड़ा डिफरेंट थिंग है। लाइक कंसोलिडेशन, अमलगमेशन है, कभी अपन ने सुने भी नहीं रहेंगे 11th-12th। करेक्ट। वेरा जो इंटरमीडिएट में आ ही जाते हैं, लीजर्स रह गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पूरे पहली बार पढ़ने होते हैं, फर्स्ट टाइम रहता है, तो थोड़ा प्रेशराइज रहता है, वो सब्जेक्ट देता है आपको, बट हो ही जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आउट ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट, नंबर 1, विच वन वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? ठीक है, करेक्ट। हो सकता है तुम्हारा फेवरेट कोई दूसरा भी रहा हो, 92 मार्क्स तुम्हारे अकाउंट्स में आया तो कोई दूसरा रहा हो, वो भी मैं जानना चाहूंगा। एट द सेम टाइम विच सब्जेक्ट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट? यार लगाओ कि यार ये निकल जाऊंगा ना तो दोनों ग्रुप हो जाएंगे मेरे। तो सर अगर टॉकिंग अबाउट फेवरेट सब्जेक्ट, इट वाज एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो सब्जेक्ट, या वो सब्जेक्ट मेरे को सबसे ज्यादा पसंद था, एंड टैक्सेशन उसके साथ, क्योंकि टैक्सेशन कोई एक फिर एफएम वाज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। ओके। एंड अगर एक सब्जेक्ट अगर आप लेना जाओ जिसमें फेल का डर था, इट वाज ऑडिट। चैलेंजिंग, उसमें बहुत डर था ऑडिट का, क्योंकि वो कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप 2-3 बार उसको रीड नहीं करते आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट रहता है ऑडिट का। ओके। वो एक सब्जेक्ट था जो डराता था मुझे। सो एनी टिप्स, एनी 1 or 2 टिप्स? पहली बात तो एडवांस ये ऑडिट में कितने मार्क्स आए थे आपके? ऑडिट में इट वाज 79। इट्स गुड मार्क्स, मतलब 79 इज कंसीडर्ड अ वेरी गुड, बहुत ज्यादा ये टाइम। हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऑडिट में 79 मार्क्स आए, तो क्या बताना चाहोगे कि जिससे लोगों के मार्क्स 70+ आ सकते हैं? सर ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितने बार रीड करोगे आपको समझता जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स रहते हैं, कि उसमें स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि ये ऐसा ऐसा करना है चेक। तो ऑडिट को आपको 2-3 बार रीड करना ही पड़ेगा, लर्न करके चलेगा नहीं। मल्टीपल रीडिंग नंबर 1, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते नहीं ऑडिट में। ऑडिट में वो लोग केस स्टडी टाइप थोड़े क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा। तो मैंने एम रखा था कि जो स्टडी लीव है उसमें एटलीस्ट 2 बार तो ही पढ़ना है ऑडिट, ठीक है। एंड प्लस हमें जो एग्जाम था उसके पहले 3 दिन छुट्टी थे हमारे अटेम्प्ट के वक्त, ओके। तो उसमें मैंने एक एम रखा था कि पूरा ऑडिट वापस रीड होना चाहिए। ठीक तो है। ऑडिट को जितने बार आप रीड करोगे उतना अच्छा होता जाएगा ना, आप लिख सकोगे। ओके, तो वही एम था। सो द की इज मल्टीपल रीडिंग्स, उसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 79 मार्क्स आ सके, राइट। ओके, गुड। सो टॉकिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप, आप बिग 4 में अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो, ईवाई में कर रहे हो, राइट? सो वाज इट योर प्राइमरी गोल कि भाई पास होने के बाद मुझे बिग 4 में ही जाना है, या फिर कुछ और प्लानिंग थी? तो सर ऐसा था कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर देयर इज नो प्रैक्टिस ऑफ सीए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं घर में। तो अगर मेरे को ऐसा था कि अभी तक अपन प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकती इतनी इजीली, क्योंकि सीए प्रैक्टिस सेट करना इज नॉट इजी। तो ऐसा रहता नहीं कि अगर आपको प्रैक्टिस में जाना रहो तो फिर मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि तू मिड साइज में जा, वेयर अगर देखो आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो यू शुड गो फॉर बिग 4। ओके, ठीक है। तो मेरे को अभी तक इतना क्लैरिटी नहीं था आगे जाके क्या करना है, तो आई सेड कि बिग 4 से शुरू करता है, बिग 4 में अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर मिलेगा। तो इन दैट वे आई डिसाइडेड टू गो इन बिग 4। तो यू मीन टू से कि अगर कॉर्पोरेट्स में अगर जाना है, क्योंकि तुम्हारा शुरू का फोकस एरिया भी वही था, तो इसलिए तुमने बिग 4 चूज किया, राइट। अदरवाइज अगर मान लो तुम्हारा प्रैक्टिस करने का अगर मान लो मन होता तो तुम डेफिनेटली मिड साइज में जाते, राइट? मिड साइज। ओके, सो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु आर इन मिड साइज एंड दे फील लाइक कि हाँ दे आर, कोई डिफरेंट नहीं सर, मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता जाता कि आप मिड साइज से करो या बिग 4 से करो, बट थोड़ा थिंकिंग का लेवल जो आप प्रोसीजर्स लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट इसका ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। क्योंकि मैंने देखा है स्टाइपेंड का ऑब्वियसली स्टाइपेंड को अगर छोड़ दें तो मैंने देखा है कि ना कुछ बच्चों में ना फोमो आ जाता है कि अरे यार बिग 4 से नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसा है क्या यार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। लाइक मैं जितना अभी सीख रहा हूँ, इतने मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मिड साइज फर्म में, वो लोग सेम लेवल पे सीख रहे हैं, सेम लेवल पे हम लोग। ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा जो एक प्रोसीजर्स वगैरह में रहता है इतना डिफरेंस आता है बस। ओके, सो आर्टिकलशिप का आपने इंटरव्यूज बिग 4 में सिर्फ ईवाई में दिया था कि कहीं और भी दिया था? हाँ नहीं, मैंने बस ईवाई में दिया था, क्योंकि ईवाई एक शायद बिग 4 है जो प्री रिजल्ट उनकी ड्राइव शुरू कर दी थी, प्री रिजल्ट करता है, तो उसमें ही मैंने अप्लाई कर दिया था, उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन। फिर उसके बाद पोस्ट रिजल्ट आई भी थे ऑफर्स, बट फिर मैंने गया नहीं, क्योंकि ईवाई में आ गया था मेरा ऑफर। सो इन ब्रीफ हाउ वाज योर इंटरव्यू प्रोसेस? तो सर इंटरव्यू के लिए उनका कॉल आता है, 3 राउंड रहता है ईवाई, मतलब ऑलमोस्ट हर एक बिग 4 में 3 राउंड रहता है। तो जो फर्स्ट राउंड रहता है वो जो एक उनकी पहली लेवल की रहती है, जो एम्स वगैरह वो लोग लेता है। सेकंड राउंड द डायरेक्टर कम्स, वो आपको थोड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, ही लुक्स एट योर पर्सनैलिटी कि आप बोल कैसे रहे हो, इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो। एंड द थर्ड राउंड इज टेकन बाय सीनियर डायरेक्टर और अ पार्टनर, दैट डिपेंड्स कि कौन ले रहा है, बट थर्ड राउंड तक आप शायद सिलेक्ट हो जाते हो। जो पहले 2 राउंड रहते हैं वही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट राउंड कौन सा होता है? जो एएम लेता है,
जो 1 घंटा चलता है, 1-1.5 घंटा, एंड उसमें आपको सिलेबस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। AM असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, या ठीक है। जो सेकंड राउंड रहता वो है वो आपके डायरेक्टर, सिलेबस से रिलेटेड होता है, सिलेबस रिलेटेड रहता है, ठीक है। सेकंड होता है टेक्निकल, टेक्निकल जो डायरेक्टर पूछता है, उसमें थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, एंड प्लस वो थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ओके पूछता है। ओके ओके। एंड थर्ड वन इज टेकन बाय द पार्टनर और सीनियर डायरेक्टर। पर अगर आप थर्ड लेवल तक पहुंच गए हो तो इट इज ऑलमोस्ट आप सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड। ओके, तो दिस वाज द प्रोसेस, और मोस्टली यही प्रोसेस फॉलो होता है आपके ऑलमोस्ट हर बिग फोर में। हर बिग फोर में। ओके ओके, ग्रेट। सो दिस वाज योर आर्टिकलशिप की अभी तक आपके 8 महीने हुए हैं, 6 से 8 महीने 7 हुए। महीने हुए, राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बढ़िया articleship सर, का? मतलब अच्छा एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ रहा है आपको, एक्चुअली दे रहे हैं आपको एरियाज एग्जीक्यूट करना है, आपको पूछते हैं, आपके सीनियर्स आके भी पूछते हैं कि बाबा ये कैसा, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि तेरा एरिया है। वो एक आपको एक रिस्पांसिबिलिटी का एक जो फीलिंग है वो आता रहता है, एंड अच्छे खासे एरियाज जो सीखे हमने अकाउंट्स में, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेरा वही सवाल था कि इंटर की पढ़ाई का ऐसा पार्ट जो आपको आर्टिकलशिप में काम आ रहा है। बहुत मैंने जो AS10 जो अपन ने पढ़ा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लाइक आई वाज वर्किंग ऑन अ क्लाइंट रिसेंटली, तो मैंने पूरा उनका PPE देखा था, तो उसमें पूरा AS10 का एप्लीकेशन था, एक्चुअली डेप्रिसिएशन का था, फिर CWIP का था, ये सब एक्चुअली अपन एग्जीक्यूट करना आता है अपने को। सो डू यू फील कि जो क्लास में ICI का जो करिकुलम है, सिलेबस का पार्ट है, AS की बात करें, टैक्सेस की बात करें, और जो पढ़ाया जाता है उसको, वो आपको सच में काम आ रहा है? एंड दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक कि हाँ पढ़ाया गया तो उस हिसाब से वो चीजें गई। जितना आप क्लैरिटी रखोगे आपके कंसेप्ट्स में, जितना आपका आर्टिकलशिप के वक्त इजी जाता है। लाइक इन्वेंट्री का हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी इन्वेंट्री के एरिया में। एंड PPE का डेप्रिसिएशन पे उसका पूरा उनके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है, तो डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, राइट टू यूज एसेट रहते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आयुष क्लासेस जो तुमने ली थी CA इंटर की, तुम्हारा क्या मानना है? मतलब क्लासेस फेस टू फेस पे जाना बेटर है या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस लेना बेटर है? हालांकि तुम्हारा तो फेस टू फेस था, बट फिर भी मतलब तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी अपने जूनियर्स को? सर लाइक CA के जर्नी में 1 ही साल की शायद ये मिलती है अपने को लाइफ, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की। एंड अगर आप ऑनलाइन भी जाते हो तो हार्डली 1 या 2 घंटे का फर्क ये डिफरेंस रहता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आज जो भी मुझे पूछता है वो, कि फेस टू फेस जाओ यार। एक फेस टू फेस में एक तो पहली बात कि सर के साथ कनेक्ट बनता है, 1-on-1 आपका कन्वर्सेशन होता है सर के साथ, तो वहाँ पे जो भी कुछ डाउट रहते हैं वो ऑन टाइम क्लियर हो जाता है, तो आपको ज़्यादा घर पे जाके टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकंड थिंग कि आजू बाजू आपके दोस्त रहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा एंजॉयमेंट रहता है, उनके साथ आपकी बातें होती है, तो आपको जो लोड भी नहीं आता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है, ईजिली वो क्लासेस हो जाती है। क्योंकि जो इंटर के क्लासेस रहता है उसका जो अप्रॉक्स टाइम रहता है 10 घंटा रहता है, तो आपको कोई ना कोई लगता है साथ में, घर पे बैठ के नहीं होता है शायद, मेरे हिसाब से लोगों के व्यूज अलग रह सकता है। एंड थर्ड थिंग इज कि कनेक्ट्स बनते हैं CA में। लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे ऐसे कनेक्ट्स बन गए ना आज कि पुणे के अच्छे फर्म्स है जहाँ पे आई हैव सेंट रेज्यूमेज एंड वो हुए है बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की या डैड की फर्म थी, तो वो अच्छे कनेक्ट्स बन गए। आज हम लोग बाहर कहीं घूमने जाओ तो सब लोग साथ में रहते हैं, तो वो एक अलग डिफरेंस रहता है फेस टू फेस का। तो मैं तो आज वही सजेस्ट करता हूँ कि फेस टू फेस जाओ, अच्छा एंजॉयमेंट भी रहता है, पढ़ाई भी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाइम कम पड़ता है, एंड हार्डली 1 या 1.5 घंटे का फर्क पड़ता है। यू मीन टू से कि फेस टू फेस में जहाँ 10 घंटे देने पड़ते हैं तो रिकॉर्डेड में बच्चा अपना 1 घंटा बचा सकता है, बट फेस टू फेस में थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ गया, कम्युनिकेशंस बढ़ गए, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया, तो डाउट सॉल्विंग वहीं के वहीं हो गई। एंड सर जो डिसिप्लिन जो रहता है ना फेस टू फेस में, कि अगर यार बैकलॉग रह गया तो इसको देखना पड़ेगा, उसके चक्कर में आगे का अपना फेस टू फेस मिस हो जाएगा, वो एक डर रहता है, तो वो बहाने अपन लेक्चर्स मिस नहीं करते, उस बहाने। दैट इज द फर्स्ट थिंग। हाँ, राइट। तो फेस टू फेस कहीं ना कहीं हमेशा बेटर रहता है। फाइनल में अगर मौका मिला तो सर जाऊंगा फेस टू फेस, बट फाइनल में थोड़ा डिफिकल्ट है। सही बात है, क्योंकि 2 साल के आर्टिकलशिप का टाइम अच्छा रहता है, बीइंग इन अ बिग 4 वो थोड़ा टाइम कम मिल जाता है, एंड इवन मिड साइज के जो अभी दिख रहे हैं टाइम कम मिल जाता है, तो फिर वो हिसाब से मैंने ऑनलाइन ही डिसाइड किया फाइनल। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर तेरे सपने में भगवान जी आए और भगवान आके तेरे को बोले कि आयुष तेरे को एक मौका दे रहा हूँ तेरे पास्ट में जाने का, और जाके तू अपने फिर से पेपर लिख, और जिससे तू अपनी रैंक को और इम्प्रूव कर सकता है, तेरे मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जाके तू उसको रेक्टिफाई करेगा? तूने सच में वो गलती की है ड्यूरिंग योर CA स्टडीज, जिससे तुझे लगता है कि अगर वो गलती को सुधारने का मौका मिला पास्ट में जाके, तो वो तू गलती को सुधार के अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकता है? सर लाइक टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई रैंक, बट अगर ऐसा मौका मिले तो फिर 1-2 सब्जेक्ट से, आई वोंट से कि कौन से सब्जेक्ट, बट उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने थोड़े कंसेप्ट छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वो कंसेप्ट पे आया था सवाल पेपर में,
एंड वो अच्छा खासा So you mean to say कि थोड़ा बहुत सिलेबस का 5-10% छोड़ दिया मैंने, 5-10% मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, बट मुझे लगा कि यार वो कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो मैंने छोड़ दिए वो, एंड उसके रिलेटेड आए क्वेश्चंस, तो मैं नहीं लिख पाया था, एंड वो कहीं ना कहीं वो रैंक अफेक्ट हुआ, क्योंकि एक मार्क पे इस बार रैंक ये उतरा, लाइक जो 500 वाला था ही वाज रैंक 15, 499 ऐसा रैंक एक मार्क से नीचे उतरा। ओके, तो ऑफकोर्स वो रैंक बेहतर हो सकता था, बट आई एम ट्रूली हैप्पी विद माय रैंक। तो हाँ, मतलब पर मोरल ऑफ द स्टोरी की 100% कवरेज होना चाहिए, भले आप पढ़ लो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लिख सकोगे। मैंने ऐसा था कि मैंने पूरा ही छोड़ दिया था कंसेप्ट, ओके, तो वो उसके वजह से मैंने अफेक्ट हुआ मेरा कहीं ना कहीं, बट नो इश्यूज। अच्छा, तो वन मोर क्वेश्चन विच केम इन माय माइंड, सी हर बच्चा रैंक नहीं ला सकता, राइट, फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, है ना, जिनको तो यार अपनी मार्कशीट में पास होता हुआ दिख जाए बात खत्म, उनके लिए वो अपने आप की रैंक होती है। सो मैं उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% पेपर अटेम्प्ट करना और 80-90% पेपर अटेम्प्ट करना, बट सॉलिड वाला पेपर अटेम्प्ट करना विथ गुड? तो क्या सर, आई विल ऑलवेज गो विथ ऑप्शन 2, क्योंकि आप जितना लिख रहे हो उतना पूरा लिख लो। लाइक अगर आप 6 पॉइंट उनका एक्सपेक्टेड है, वेयर आप अगर सिर्फ 3 या 4 ही पॉइंट लिख के आ रहे हो, तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। हाँ, और उसमें अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई तो फिर वो भी मार्क्स नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि पूरा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो मैं जितना लिखूंगा वो पूरा अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि अगर भले आपने 100 पेपर पूरा 100 मार्क्स का लिख दिया पेपर, बट अगर उसमें आपने जितने पॉइंट्स उनका एक्सपेक्टेड है वो कवर नहीं किए, तो ऑफकोर्स आपकी मार्क्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाले हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जितना लिख रहे हो पूरा लिखो, कंप्लीट लिखो, एंड कहीं छोड़ मत दो कोई पॉइंट्स आंसर के जो एक्सपेक्टेड है उनको। ओके, सो अटेम्प्टिंग 80-90% बट सॉलिड अटेम्प्ट करना, वो इज फेयर इनफ। यस यस, यू कैन स्कोर 60-70 आउट ऑफ 80 अगर आपने लिख दिया अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से लिख दिया। ग्रेट। अच्छा आयुष, ऐसा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर आर्टिकलशिप जो आज तुझे अगर याद आ जाए या तू किसी के साथ शेयर करना चाहे तो तुझे बहुत प्राउड फील हो? यस सर, एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे हम लोग कैफेटेरिया में बैठे थे हमारे, तो 5 सीनियर्स है मेरे, एंड मैं अकेला था एक इंटर्न आई वन। तो वो लोग मेरे को रोस्ट कर रहे थे कि हाँ भाई क्या रैंकर है तू, ये वो। अच्छा, तो थोड़ा ये हो गया था, तो वन ऑफ द सीनियर ही टोल्ड कि चल भाई मैं तेरा इंटरव्यू लेता हूँ, तू बहुत बड़ा रैंकर है ना, मैं तेरे को देखता हूँ तेरा नॉलेज क्या है। तो ही स्टार्टेड विद क्वेश्चंस, ही सेड कि मैं तेरे को 5 सवाल पूछूंगा, तू मेरे को जवाब दे, एंड तू यहाँ पे तेरा प्रूफ करके तू रैंकर है। ओके, ना ठीक है। ही स्टार्टेड, उसने मेरे को ऐसे केस स्टडीज पूछे, मतलब जो उन्होंने लोग रियली फेस कर रहे थे क्लाइंट के साथ, बट वो केस स्टडीज जो थे वो सब रिलेटेड थे अकाउंट से, और वो जो मैंने पढ़ा था। तो वो तो एकदम इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने उनको। तो ऑल ऑफ देम वर लाइक वेरी, बहुत खुश हो गए थे वो लोग कि यार बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया तूने, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके, ये सोच के। तो वो मेरे को ऐसा लगा ना कि यार ठीक है यार, मैंने कहीं ना कहीं मेरा प्रूफ किया रैंक, एंड कहीं ना कहीं मैंने उनको अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। यू डिजर्व, आई डिजर्व अ पोजीशन विद देम, एंड रैंक भी एक्सपेक्ट मतलब डिजर्व किया। तो वो लोग खुश हो गए थे, एंड वो एक एक्सपीरियंस, उन्होंने आगे 4 जनों को बताया कि भाई इसने हमने इसको ये सवाल पूछा था, इसने ये जवाब दिए। तो वो बहुत मेरे को खुशी का मोमेंट था मेरे लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वो सोच के मतलब तुझे आज भी प्राउड होता है कि हाँ बाबा अपन डिजर्व करते हैं। ग्रेट। अच्छा, देख पूरे सीए जर्नी में ना आपकी लाइफ में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट फ्रॉम योर टीचर्स, योर मेंटर्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। अपन ने टीचर्स पे बात की, अपन ने फ्रेंड्स पे तुमने मुझे बात की, चीज़ें हुई। व्हाट अबाउट योर फैमिली सपोर्ट, फैमिलीज रोल इन योर सीए जर्नी टिल डेट? आर्टिकलशिप चल रही है, उसके लिए भी, रैंक लाने के लिए भी, फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? ओके सर, सो लाइक ड्यूरिंग जो अपना सीए का जर्नी रहता है क्लासेस का, तभी तो फ्रेंड संभाल लेता है, बट आई स्टिल रिमेंबर कि जो लंच रहता था तो मेरी मॉम डेली गरम खाना लेके आती थी मेरे लिए। अच्छा, तो वो एक मतलब आपको कुछ भी रह जाओ यार, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लो, कुछ भी रह जाओ, खाना अच्छा लगता है अपने को। हाँ। तो वो मॉम डेली मेरे को लेके आती थी धूप में, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज जो सेल्फ स्टडी का पीरियड रहता है, हाँ। तभी दोस्तों के साथ थोड़ा कांटेक्ट कम हो जाता है अपना। ओके। तो एट दैट टाइम तो आपको फैमिली रहती है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी फैमिली ने मेरे को जो सेल्फ स्टडी के वक्त सपोर्ट किया, लाइक सेल्फ स्टडी के वक्त आप थोड़े इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपका जो पूरा गुस्सा रहता है वो आपकी फैमिली पे ही निकलता है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ बातें होती नहीं है, खुद कितना ही गुस्सा कर लोगे, बट वो उन्होंने ऐसे भी में हैंडल किया, मेरे को इतना अच्छा सा सपोर्ट किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि देख भाई तूने इतना पढ़ाई किया ना, हमको पता है, तो तू फेल हो या पास हो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, तू भले ही फेल हुआ तो और एक चांस ले, कोई बात नहीं। तो वो ऐसा सोच के आपको थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यार ठीक है, अपनी फैमिली अपने साथ है पूरी। एंड इवन टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर, ही बीइंग अ लॉयर, उसको था उसका एक जॉब का पीरियड,
बट उसने एक महीना थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा अच्छा। कम कर लिया काम कि बस मेरे को सपोर्ट कर सके। तो ओके मेरे को लगता है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपकी लाइफ में, हाँ। आपके वो सीए के जर्नी में एटलीस्ट। ओके ओके तो दिस वाज अबाउट माय फैमिली। ग्रेट। सो चलो अपन अगर फाइनल अगर अपन सीए स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहें, एक सीए इंटर स्टूडेंट को मैसेज देना चाहें तुम्हारी तरफ से, AIR 17 की तरफ से, सो आयुष आपकी तरफ से क्या एक ऐसा इंपॉर्टेंट टिप रहनी चाहिए रहेगी जिससे सीए इंटर वाला बच्चा एक बार में सीए इंटर अच्छे से क्लियर कर सके? तो सर मेरे हिसाब से तो भी सीए के जर्नी में सबसे बेहतर रहता है आपका माइंडसेट। आप माइंडसेट ऐसा रखो कि डर मत, वो सीए के इसमें पेपर का डर नहीं रहता अपने को, वो सीए नाम से डर रहता है कि यार सीए के पेपर से ये है वो है। तो वो डर अगर अपना कम हो जाए ना तो आप इजीली आप पास कर सकते हो। लाइक मैंने क्या किया था, मेरे को भी डर था, लाइक सीए अभी यार जनरल है, ह्यूमन टेंडेंसी की वो डर रहेगा ही। तो मैं हर एक पेपर के पहले ना 11 बजे मैं बुक्स बंद कर देता था। 11 बजे के बाद मैं बुक्स तो देखता भी नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा चिल होने के लिए मैं तारक मेहता देखता था सर आधे घंटे, क्योंकि थोड़ा चिल हो जाते थे उससे। तो जितना आप आपका माइंडसेट अच्छा रखोगे, जितना फ्रेश रहोगे एंड अच्छे लोगों के साथ रहो, ऐसा वो रोने वाले लोगों के साथ रहो मत कि यार ये चालू है वो ही शुरू है। फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, ग्रुप अच्छा बनाओ, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करने वाले हैं वो पास करने के लिए। एंड जब साथ में निकलोगे ना तो खुशी अलग रहेगी। तो दिस इज द थिंग, पूरा माइंडसेट का गेम है यार। अच्छा रखो माइंडसेट, हो जाओगे पास। कुल मिला के मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अ गुड कंपनी, राइट राइट, गुड कंपनी, अ गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर ये तीन चीजें अगर रहती हैं तो easy है पास इजी है, इवन रैंक लाना भी इजी है। एकदम। राइट। सो गाइस, आई होप ये पॉडकास्ट से आपको बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, और मेरा पर्पस बस यही है कि ऐसे पॉडकास्ट करके मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इंसाइट्स दूं और मोटिवेट करूं, जिससे वो अपनी सीए की जर्नी को और इजी बना सके। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट में आयुष को उसकी AIR के लिए कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर बोल के जाना, और मेरी तरफ से और आयुष की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आगे आने वाली जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे, मेरी यही शुभकामनाएं है। क्यों आयुष? यस, ऑल द बेस्ट। चलिए बाय बाय गाइस। एंड वीडियो पसंद आया, पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपने ये पॉडकास्ट सीरीज पूरी देखी होगी। आई होप आपको ये सीरीज से कुछ बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली होगी जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपनी सीए जर्नी में अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रह सकते हैं जो आपके माइंड में आए होंगे जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए होंगे, और अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली अपने आने वाले अगले गेस्ट से ज़रूर पूछूंगा, और वो क्वेश्चंस आप मुझे यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट सीरीज।